So I basically cover monetary policy in two parts. In part one, I'll be discussing quantitative tools. So there are certain tools which are used in the monetary policy, and in the part two, I'll be discussing qualitative tools. I'll be discussing qualitative tools. So ये दो तरीके के tools होते हैं in the monetary policy. So I already told you monetary policy basically किसके लिए use होती है? It is used to fight inflation. Fight inflation. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी जो सिनेरियो चल रहा होता है किसी भी इकोनॉमी में, उस चीज को टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली यूज होती है। और ये कौन यूज करता है? इट इज यूज्ड बाय आरबीआई। सो हम आज डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is monetary policy? Monetary policy is the macroeconomics policy laid down by the central bank, that is RBI, हमारा central bank, that is हमारा RBI, and it involves management of money supply and interest rate, and is the demand side of the economic policy used by the government of a country to achieve macro objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. I already told you in the chapter of inflation, जिन्होंने वो लेक्चर मेरा अभी तक नहीं देखा वो प्लीज एक बार इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्यों होती है? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड। जब कभी भी मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, मोर सप्लाई और मोर डिमांड होगी, इट विल लीड्स टू इन्फ्लेशन, तो वो महंगाई बढ़ेगी। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यही जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये डिसाइड करता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई किस हिसाब से होगी। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, मोर सप्लाई, देन इट विल बी मोर कंजम्पशन। ठीक है, मोर कंजम्पशन। Money supply obviously leads to liquidity in the market. There will be high liquidity. There will be high liquidity, and more consumption leads to more growth. So this is the basics of the monetary policy. बट इसके आगे मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे उसके दो टूल्स हम यूज करते हैं, इट इज द क्वांटिटेटिव टूल्स एंड द क्वालिटेटिव टूल्स। सो इन टुडेज क्लास, इन द पार्ट वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आई विल बी डिस्कसिंग quantitative tools, and in the part 2 I'll be discussing the qualitative tools. So what are the quantitative tools? First of all, quantitative से हम guess कर ही सकते हैं quantity of money, है ना। क्वांटिटी से तो हम इकोनॉमी में मनी की सप्लाई किस क्वांटिटी से कर सकते हैं, बेसिकली ये इस चीज के ऊपर फोकस करता है। तो पहली बात ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको ओएमओ भी बोल देते हैं, इसको हम आगे डीप से स्टडी आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिजर्व रेशियोज, सीआरआर एंड एसएलआर, एलएएफ, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड नो वन इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको एमएसएफ भी बोल देते हैं, ये LAF का ही एक तरीके का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द LAF, राइट। सो इसको हम, इन चीजों को हम क्वांटिटेटिव टूल्स को आज बड़ा डीपली इसको हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर दीज? सो मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो इसके लिए मेरे को इसके काफी सारी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी और थोड़ा सा आपको इसको एक रियल टाइम सिनेरियो से कंपेयर करके बताना पड़ेगा। तो पहली बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO भी बोल देते हैं ना। व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। हमारी गवर्नमेंट या हमारी आरबीआई एक कह लो कि जैसे हमारी करेंसी प्रिंट होती है, वैसे एक और चीज प्रिंट हो जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। व्हाट आर द सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज, इसको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर बताऊं, दीज आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखा होगा दैट आप हमको आज ₹100 सबमिट करवा रहे हो, आफ्टर 6 मंथ आप हमसे 107 रुपए ले जाओ। ठीक है ना, मतलब 7% उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है वो। तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज। बेसिकली ये सिक्योरिटीज बॉन्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं फॉर द फंडिंग, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फंडिंग्स, राइट। अगर तो उसके ऊपर वो 1 साल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए वो गवर्नमेंट उस चीज को यूज करती है, ताकि वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में वो चीजों को, वो उस पैसे को यूज कर सके। लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज ऑफ बॉन्ड्स में, तो लोगों को उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट को उसके बदले में क्या मिलेगा? गवर्नमेंट वही पैसा किसी डेवलपमेंट
में वो इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो प्रॉफिट आएगा कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेंगे, कुछ हिस्सा जिन लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, मतलब द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, उनको मिलेगा। तो बेसिकली सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इज जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर जिसके ऊपर लिखा होता है, आप जस्ट गिव एन एग्जांपल, उसको ऐसा लिखा होगा कि आप हमको इतनी अमाउंट जमा करवा रहे हो, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर विल गिविंग यू दिस मच ऑफ इंटरेस्ट एंड यू गोइंग टू बैक, यू आर गोइंग टू टेक बैक XYZ अमाउंट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर होगी। एंड वन थिंग मोर, जो सिक्योरिटीज होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर सेलेबल इन द मार्केट, आप इसको मार्केट में जाके बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। सो दिस रेफर्स टू सेल्स एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट। अब ऑब्वियसली अब आप सोचोगे कि ओपन ये सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है, राइट। बेसिकली इट दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच लीड्स टू मनी सप्लाई, है ना, और इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। द बैंक विल हैव मोर मनी विल देम, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक्स, लेट्स से देयर इज अ कमर्शियल बैंक SBI। अब कमर्शियल बैंक्स के पास भी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, वो अपने एक तरीके का सिक्योरिटीज को अपने पास रिजर्व करके रखती हैं क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को, राइट। क्योंकि बैंक पैसे दे के RBI से वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे और बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब कभी भी RBI, व्हेन RBI buys these securities from the commercial bank, right, when RBI कमर्शियल बैंक से बाय करेंगे सिक्योरिटीज, तो उसके बदले में क्या होगा? RBI नीड टू पे मनी टू कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? RBI को सिक्योरिटीज, राइट। तो ऑब्वियसली जब RBI पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक उसके बदले में सिक्योरिटीज देंगी, और उसके बदले में जब सिक्योरिटीज देंगी तो कमर्शियल बैंक के पास जो लिक्विडिटी का फ्लो, जो मनी का फ्लो ज्यादा होगा। when there is a flow of liquidity, when there is money in the hand of the commercial bank, then they will have more lending power, right। उनके ऊपर उनके पास lending power ज्यादा होगी। when there is high lending power, when there is high lending power, so they can give loans at cheaper rate, they can give loans at a cheaper rate। जब लोगों को सस्ते रेट में जब लोन मिल रहे होंगे, when there is cheap rate, when there is cheap rate, तो अगर लोगों के पास अगर बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहा है, पीपल विल हैव मोर लोन्स, मोर कंजम्पशन एंड मोर ग्रोथ, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, राइट। सो दिस इज टू फाइट। अगर तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस या अगर वो RBI सेल और परचेज करते हैं, अगर RBI लेट से परचेज करता है या RBI बाय करता है कमर्शियल बैंक से, इट इज टू फाइट डिफ्लेशन, फाइट डिफ्लेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर डिमांड कम है मार्केट में, मनी की सप्लाई कम है। तो RBI जब उनसे खरीदेगा कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज, उसके बदले में उसको पैसा देगा और बैंक्स आगे उसको लोन देंगे और लेंडिंग पावर बैंक की बढ़ेगी, लोन देंगे और कम रेट के ऊपर लोन देंगे, उससे लोग उससे ज्यादा लोन खरीदेंगे और देयर इज अ सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, राइट। उसी तरीके से जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हो, जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई ज्यादा हो, when there is a inflation in the market, तो what RBI will do? RBI will sell, RBI will sell the securities। RBI जब सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, उसके बदले में क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक विल गिव मनी टू द RBI, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक RBI को पैसा देंगे तो कमर्शियल बैंक के खुद के पास पैसा कम होगा। when there is less liquidity और less money in the hand of the bank, they will give less loans, ठीक है। लेस लोन्स, लेस लोन तो नहीं मैं बोलूंगा, उनके पास पैसा कम है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि बैंक्स को अपना प्रॉफिट बचाना पड़ता है, राइट। बैंक्स को अपना प्रॉफिट बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ज्यादा रखना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेंगे तो लोग कम लोन लेंगे। व्हेन देयर इज लेस लोन, देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट, लेस फ्लो ऑफ मनी। When there is less flow of money, then there will be
less employment, growth, etc. So this is the function of open market operations, right? अगली बार डिस्कस करेंगे हम कैश रिजर्व रेशियो. नो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो इज अ स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर which commercial banks have to hold as reserved either in the cash or as a deposit with the central bank, right? तो मतलब जितना भी किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी किसी कॉमर्शियल बैंक के पास कैश होगा, राइट, जो डिपॉजिट होगा इन किस कहने का मतलब जो डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा. तो जितना भी उसका होगा तो उसका कुछ परसेंट, राइट, जैसे अभी रिसेंटली सीआरआर चल रहा है 3%, तो 3% उसको आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा. ठीक है, उसका 3% आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा. तो ये एक सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस होती है. तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट 4% लिखा है बट इट इज चेंज्ड. तो अभी रिसेंट जो डाटा है उसके हिसाब से 3% है. तो 3% जो फिलहाल सीआरआर रेशियो चल रही है. तो इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा पर उससे पहले हमको एक टर्म को समझना पड़ेगा, एसएलआर. नो व्हाट इज एसएलआर? तो उसको हम देखते हैं. सो एसएलआर इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर भी बोल देते हैं. So statutory liquidity ratio or SLR is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, right? तो जिसमें वो कैश, गोल्ड, अदर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, राइट? तो जैसे कि मैंने बताया सीआरआर के केस में उनको आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ता है, आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ता है. ऑन द अदर जो एसएलआर है उसको बैंक को खुद के पास मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेन ऑन देयर ओन, मेंटेन ऑन देयर ओन. ठीक, किसकी फॉर्म में? गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटीज जैसे एफडीज वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ये सब चीजें. सो इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट banks are expected to keep before offering credit to the customers, right? So SLR is fixed by the RBI and is a form of control over the credit growth in India. तो जो भी प्रेजेंट जो करंट SLR चल रहा है वो इंडिया में वो 18.5 चल रहा है, 18.5 चल रहा है. So now what does the CRR and SLR means? तो इसमें मनी की सप्लाई कैसे होगी मार्केट में, इसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. So let's take a scenario CRR और SLR. तो बैंक के पास अगर मान लेते हैं टोटल डिपॉजिट है वो है ₹100. ठीक है, हम हाइपोथेटिकल लेते हैं ₹100 है. तो अगर लेट्स से CRR 5% है और SLR 20% है, राइट? अगेन टेक एन एग्जांपल, ये द फर्स्ट केस. तो दैट मींस तो बैंक को ₹5 आरबीआई को सबमिट करवाने पड़ेंगे, ₹5 आरबीआई को सबमिट करवाने पड़ेंगे, प्लस जो ₹20 होगा उसको खुद के पास रिजर्व रखना पड़ेगा. तो टोटल जो डिपॉजिट हो गया, जो उनके पास बचा बैंक को लेंडिंग करने के लिए, वो कितना बचा? ₹75. लाइक दिस इज ₹25 और 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75. सो दे कैन ओनली लेंड ₹75, राइट? अब ₹75 वो लेंड कर सकते हैं. बट अगर इसका यहाँ पे सेकंड केस अगर हम देख लेते हैं, लेट्स से सीआरआर 10% हो जाता है, अगेन हाइपोथेटिकली, और एसएलआर 25% हो जाता है. नाउ टोटल क्या हो गया? 35%. तो मतलब ₹10 उसको आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को, और ₹25 उसको खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज वहां पे उसको रिजर्व रखना पड़ेगा. तो मतलब बैंक के पास अब कितना पैसा बचा? नाउ बैंक हैज ₹65 ओनली. वो ₹65 ही वो लेंड कर सकता है, राइट? तो ऑब्वियसली बैंक को अब एक प्रॉफिट अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट? अगर बैंक के पास कम पैसे हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट हाई. अगर बैंक के पास पैसे ज्यादा है तो देन देयर इज लो इंटरेस्ट रेट, राइट? तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा, अगेन वही पूरी गेम चलेगी. जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, पीपल विल गेट लेस लोन. व्हेन पीपल विल गेट लेस लोन, देन देयर इज लेस मनी सप्लाई इन द मार्केट. व्हेन देयर इज लेस मनी सप्लाई इन द मार्केट, द ग्रोथ विल बी लेस, द इन्वेस्टमेंट विल बी लेस, एंड देयर विल बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो
ये किसके लिए यूज होती है? जब SLR और CRR ज्यादा हो जाए तो वो इन्फ्लेशन, टू फाइट इन्फ्लेशन, टू फाइट इन्फ्लेशन, क्योंकि हमको मनी की सप्लाई को मार्केट में कम करना है। और अगर CRR और SLR कम हो तो इट इज टू फाइट डिफ्लेशन, टू फाइट डिफ्लेशन, राइट। सो आई होप आपको यहां पे लग गया, पता होगा क्या, कि जब कभी भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, महंगाई ज्यादा हो, तब CRR और SLR को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो। और अगर कभी भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ना हो, मतलब डिफ्लेशनरी ट्रेंड हो, महंगाई कम हो, डिमांड कम हो इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे? CRR और SLR को डिक्रीज कर देंगे ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा रहे और वो लेंडिंग पावर उनकी ज्यादा हो, और वो कम इंटरेस्ट के ऊपर वो लोगों को लोन दे सके। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ SLR एंड CRR। अच्छा, अगली बात हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट को मैंने एक बता ही दिया था आपको, LAF एक अगेन टूल होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो एंड रिवर्स रेपो, रेपो रिवर्स रेपो एंड MSF, these are all parts of LAF, ठीक है, liquid adjustment facilities. Now what is repo rate? Repo rate or a repurchase rate is referred to as the rate at which central bank, that is RBI, lends money to the commercial bank for meeting short-term funds requirement in order to maintain liquidity and control inflation. Short term time कितना होता है short term का? 7 days, 14 days and 28 days, राइट। इसके ऊपर अलग अलग कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, बट शॉर्ट टर्म यही होता है, 7 days, 14 days एंड 28 days अकॉर्डिंग टू RBI। तो ऑब्वियसली ये किसके लिए होगा? टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन द इन्फ्लेशन। सो रेपो रेट लेवल create a direct impact on the pattern of borrowing by the bank. In other words, in situation of increased repo rate, the banks need to pay high interest to the RBI in order to avail funds, while in terms lower repo rate, the cost of borrowing funds is less, right? So obviously अगर रेपो रेट ज्यादा होगा, रेपो रेट हाई, तो मतलब इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया है कि रेपो रेट होता क्या है, जब कभी कमर्शियल बैंक नीड टू हैव मनी फ्रॉम RBI और उसके बदले में जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI को, उसको रेपो रेट बोला जाता है। और उसके बदले में कोलेटरल भी होता है, द कोलेटरल इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। ये बात समझ ले, बिना कोलेटरल के RBI लोन नहीं देता, कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो सिक्योरिटीज उनको सबमिट करवानी पड़ती है, राइट। और जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो सिक्योरिटीज के ऊपर ही होता है। तो रेपो रेट अगर हाई होगा तो बैंक्स पैसा नहीं लेंगी, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, अगेन बैंक के प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर रेपो रेट हाई होगा, बैंक्स विल हैव लेस मनी। व्हेन बैंक्स विल हैव लेस मनी, देयर विल बी लेस लेंडिंग पावर। लेस लेंडिंग पावर मींस less money with bank. When there is less money with bank, there will be high interest rate, right? There will be high interest rate। और आगे तो मैंने पूरा बता ही दिया, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग कम लोन लेंगे, बिजनेसमैन कम लोन लेंगे, वो कम लोन देंगे तो अगेन इन्वेस्टमेंट कम होगी, ग्रोथ कम होगी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। आई होप दैट आई एम क्लियर। सो टू फाइट इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में, महंगाई ज्यादा हो, मनी की सप्लाई ज्यादा हो, तो फाइट इन्फ्लेशन, सो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, रेपो रेट इनको इंक्रीज कर दिया जाता है। और जब डिफ्लेशन से फाइट करना हो तो रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेपो रेट। नाउ अनदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट हमको पता ही है कि उल्टा ही होगा अगेन रेपो से। So reverse repo rate means when RBI take loan from commercial banks, ठीक है, तो वो उल्टा। So reverse repo rate along with the repo rate forms one of the most important monetary tools that is put into effect by the central bank to regulate inflation and liquidity in the economy. So when there is an increase in the reverse repo rate, it allows commercial bank to push their additional funds into the safe custody of the RBI for a short term and also earn attractive interest for the same. These steps bring about reduction in the liquidity of the bank. तो obviously
जब कभी भी उनको रिवर्स रेपो रेट मतलब रिवर्स रेपो रेट आर बोला जाता है, तो अगर इनको इंक्रीज कर दिया जाए तो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को यह लालच होगा कि वो हम उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लें, राइट। तो वो क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर बढ़ जाएगा, तो वो उनको लालच होगा कि उसके ऊपर वो ज्यादा इंटरेस्ट लें, और वो क्या करेगा, जो उस पर एडिशनल फंड्स होंगे वो उसको आरबीआई के पास सबमिट करवा देगा। सो दिस ब्रिंग्स अबाउट द रिडक्शन इन द लिक्विडिटी इन द बैंक्स। तो बेसिकली इट्स टोटली रिवर्स फ्रॉम द रेपो रेट, जैसे कि हमको नाम से उसका पता लग रहा है। तुमको यहाँ पे याद रखना है कि रेपो रेट व्हेन कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, उसके बदले में जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और रिवर्स रेपो रेट व्हेन आरबीआई टुक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, राइट, तो उसके लिए देना पड़ेगा। सो दिस इज द रिवर्स रेपो रेट। एंड वन थिंग मोर, जो रिवर्स रेपो रेट है इसको सरकार या आरबीआई अलग से नहीं निर्धारित करती कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेपो रेट, राइट। तो मतलब जितना भी रेपो रेट होगा उसका लेस देन 1%, ठीक है, 1% लेस होगा। लेट्स से अगर 4% है रेपो रेट अगर 4% और रिवर्स रेपो होगा 3%, राइट। तो मतलब बेसिकली आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट अलग से करने की जरूरत नहीं होती, उनको बस रेपो रेट को एडजस्ट करना पड़ता है और रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको एमएसएफ भी बोला जाता है। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? इट इज अ विंडो फॉर अ बैंक टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। तो बेसिकली जैसे हमने देखा पढ़ा ही है पीछे कि जो रेपो रेट होता है वो क्या करता है, जब वो आरबीआई से पैसा लेता है ताकि उनकी जो लैंडिंग पावर बढ़े। बट एमएसएफ भी वैसा ही है, अगर बैंक्स के पास ऐसा मोमेंट आ जाए कि उनके पास खुद के पास पैसा कम है लैंडिंग के लिए, और उनको बड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए उनको पैसा चाहिए, और इंटर बैंक लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तब ये एक टूल यूज करते हैं। बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई व्हाइल रिफॉर्मिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन 2011 एंड 12। So under this, bank can borrow funds up to 1% of their net demand and time liabilities, NDTL। NDTL हमने पढ़ा होगा, जैसे आपने सुना होगा एफडीज वगैरह हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैश इन द टोटल बैंक, तो मतलब जितना भी बैंक के पास टोटल एफडीज और कैश की फॉर्म में है, उसका 1% वो ले सकते हैं, ठीक है। 1% और मैक्सिमम 2%, ये याद रखना, 1% ले सकते हैं बट मैक्सिमम 2% तक वो ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, वो रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। अगेन मैंने जैसे बताया, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ को अलग से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, रेपो रेट को एडजस्ट कर लो। रेपो रेट जितना भी होगा, जैसे 4% है तो रिवर्स रेपो रेट 3% रहेगा, और एमएसएफ 5% हो जाएगा, राइट। एक उसका 1% कम होगा रिवर्स रेपो रेट, और एमएसएफ 1% ज्यादा रहता है। ये नॉर्मल सिनेरियोज में होता है। सो डिफरेंस इन द रेपो रेट इज दैट, जो उसका डिफरेंस रहता है रेपो रेट से, कि जो एसएलआर कोटा होता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एसएलआर जो कोटा है वो बैंक्स नहीं छेड़ सकते, उनको अपने पास उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो जब हम उनको आरबीआई से जब लोन लेना पड़ता है, तो रेपो रेट के टाइम पे वो एसएलआर के कोटा से वो नहीं छेड़ सकते, बट एमएसएफ के मामले में वो छेड़ सकते हैं। और वो कितना होगा, जितनी एसएलआर की क्वांटिटी होगी, जितनी एसएलआर की वैल्यू होगी, उसका 1%, जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है, जो एसएलआर की टोटल क्वांटिटी होगी वो उसका 1% अंडर द एमएसएफ वो ले सकते हैं। देन इवन इफ द एसएलआर कम्स बिलो 21.5%, banks need not to pay any penalty under the MSF, right? So अगर वो 21.5% से भी अगर वो कम एसएलआर रहता है, तो उसके उनको अलग से पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती एमएसएफ के ऊपर। सो दिस वाज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अगेन मैं एक छोटी सी एक रिकैप दे देता हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड एमएसएफ? रेपो रेट में आप जितना मर्जी फंड ले सकते हो, राइट। जितना बैंक्स चाहें वो उतना फंड्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज दैट दे हैव। एमएसएफ सिर्फ 1% जो बैंक के पास एनडीटीएल है, और रेपो रेट में एसएलआर नहीं इंक्लूड होता, एमएसएफ में एसएलआर का 1% हो सकता है। और तो और रेपो रेट में सारे कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स
NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब चीजें वो आ सकती हैं। बट ऑन द अदर हैंड MSF सभी बैंक्स नहीं ले सकते, वो मेजॉरिटी जो पब्लिक कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो ही ले सकते हैं। So this was the MSF, and these were all the quantitative tools used by the RBI to control the money supply